नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 12 पे, जो हम लोग पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स को बेटा। चैप्टर नंबर 6, क्लास 11th केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, लेक्चर नंबर 11। अब हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। एंट्रोपी ऑफ डिफरेंट प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, एंट्रोपी ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस में डिस्कस करेंगे एंट्रोपी का क्या रोल होता है। हवा थोड़ी बैठ गई है, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो आज बैठ गई है, बार बार गला बैठ जाता है। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ना तो है ही। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो हमारी जो एंट्रोपी है डेल्टा एस, वो डेल्टा क्यू बाय टी के इक्वल होता है, राइट। और अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो हमने ये देखा था डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेट डी डब्ल्यू बाय डी क्यू बाय टी होता था, राइट। ये फॉर्म हमने पढ़ा था, ओके। अब अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, तो हम लोग को अगर डेल्टा एस निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, राइट। चलिए उसी में आज थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे क्या होता है, ओके। अगर मान लीजिए मैं ग्राफ बनाऊं आपका एक पीवी के बीच में, ये मेरा ग्राफ है, तो यहां पर प्रेशर P1 V1 है, यहां पर P2 V2, राइट। सॉरी, यहां पर प्रेशर टेम्परेचर P1 T1 और यहां पर है P2 T2। तो अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो एंट्रोपी कैसे निकाली जाएगी, आइए देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं, थोड़ा सा दिमाग यहीं लगाइएगा, ध्यान यहीं लगाइएगा, सारा ध्यान आपका यहीं होना चाहिए। पेन पेंसिल कॉपी लेके बैठिए, आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए। सुनाई दे रहा है सबको? ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं। अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो हमें पता है डेल्टा एस इज इक्वल टू, यहां पर कर लेते हैं, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाय टी, राइट। ये इनिशियल और फाइनल होता है, राइट। तो ये मेरा निकल के आ जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू बाय टी, ओके। लिखते रहिएगा क्योंकि बीच में मुझे रफ भी करना पड़ेगा सारी चीजें, ठीक है। अब आपको एक चीज बताइए कि आपको पता है कि डेल्टा यू जो है वो डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है। आई थिंक आपको पता होगा, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जो एंथैल्पी वाला फॉर्मूला, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट लॉ में, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, राइट। और अगर मैं यहां पर चेंजमेंट कर दूं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, रीअरेंजमेंट। अब मैं इसको डी क्यू भी लिख सकता हूं, क्योंकि हमारा टेम्परेचर वहां कांस्टेंट है नहीं, तो हम लोग डी क्यू ले सकते हैं फॉर स्मॉल चेंज, फॉर अ स्मॉल चेंज। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू, राइट। तो डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डी यू माइनस डब्ल्यू। याद रखिएगा, डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, डी क्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास डी यू माइनस डी डब्ल्यू। और आपको एक फॉर्मूला याद होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का पढ़ा था, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अगर आपको याद हो, एन होता है नंबर ऑफ वोल्ट्स, सी होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा टी आपको पता है टेम्परेचर चेंज, राइट। यही होता है, ठीक। अगर मैं ये डी यू, अब यहां पर ये डेल्टा है, तो अगर मैं यहां पर डी यू लिख दूं तो ये टेम्परेचर भी डी टी हो जाएगा स्मॉल चेंज के लिए। तो मैं डी यू की वैल्यू यहां रख सकता हूं, डी यू की वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा एन सी वी डी टी माइनस डी डब्ल्यू। तो मुझे डी क्यू की वैल्यू क्या मिल गई, एन सी वी डेल्टा टी माइनस डी डब्ल्यू। अगर मैं इस वैल्यू को उठा के यहां रख दूं तो कोई प्रॉब्लम है आपको? इसलिए मैंने इतना बड़ा झमेला किया था, समझा था। देखो, जिसने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, उसको अच्छे समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने नहीं देखे होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जाइए भाटिया क्लासेस का लेक्चर नंबर 2 डालिए, हीट के लिए डालिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डालिए, भाटिया क्लासेस आपको मिल जाए। चलिए, तो हम यहाँ डी क्यू की वैल्यू रखते हैं।
तो डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेट एन सी वी डी टी फॉर स्मॉल चेंज, और माइनस ये अपॉन टी हो जाएगा और ये डी डब्ल्यू। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी, राइट? दिखाई दे रहा है सबको? चलिए अब अलग अलग करते हैं। एन सी वी डी टी बाई टी माइनस इंटीग्रेट डी डब्ल्यू बाई टी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा? मैंने अलग अलग कर दिया। और आपको एक चीज पता है, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला आपका होता है, वर्क जो होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस पी डी वी। पी डेल्टा भी होता है, बट स्मॉल चेंज के लिए हम लोग बोल सकते हैं पी डी वी, माइनस पी डी वी, राइट? ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने वर्क में, तो मैं यहां पुटअप कर दूंगा वर्क की वैल्यू। तो ये हो जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेट एन सी वी डी टी बाई टी माइनस इंटीग्रेट माइनस पी डी वी बाई टी, राइट? इतना हमें मिल गया। इतने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कॉपी पेन लेके बैठे रहिएगा, नोट करते रहिएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे रफ करना पड़ सकता है चीजें। अब आपको ये पता है कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है बेटा, राइट? आइडियल गैस की इक्वेशन पढ़ी थी। तो मैं अगर P की वैल्यू मुझे चाहिए यहां पर, तो P इक्वल टू एनआरटी बाई वी लिख सकता हूं यहां पर, राइट? तो मैं P की वैल्यू यहां लिख सकता हूं, तो मेरा डेल्टा एस आ गया ये इंटीग्रेट एन सी वी डी टी बाई टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा P की वैल्यू निकाली मैंने, क्या निकाली थी? P इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, तो यहां लिखूंगा एन आर टी बाय डी वी, और ये V है, राइट? और यहाँ सॉरी एन आर टी ये V हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है? एन आर टी डी वी बाई वी, राइट? और नीचे ऑलरेडी T था, T से T कैंसिल हो गया, राइट? अब हमारे पास क्या बचा? मेरे पास ये अभी इक्वेशन यहां लिख रहा हूं फर्स्ट स्टेप पे। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेट एन सी वी डी टी माइनस प्लस इंटीग्रेट एन आर डी वी बाई वी, राइट? यह हमें मिलेगा, देखिए ध्यान से देख लीजिए, ओके? तो मैं ये पहली स्टेप बेटा रफ कर दे रहा हूं, ठीक है? चलिए यहां से थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, पेन लेके बैठा करिए। अब डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेट एन सी वी डी टी प्लस इंटीग्रेट एन आर डी वी बाई वी। अब आपको पता है कि हमने जो ग्राफ बताया था, T1 से T2 गए थे टेम्परेचर, और V1 से V2 गया था वॉल्यूम V1 से V2, टेम्परेचर T1 से T2। अब जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो डेल्टा एस इक्वल टू एन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, CV कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं लॉग बेस E T1 से T2 प्लस ये हो जाएगा एन आर लॉग बेस E V1 से V2, राइट? ठीक है, इंटीग्रेट करके। अब डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी, यहां पर मैं लिख सकता हूं लॉग बेस E T2 बाई T1, ठीक है? T2 माइनस है तो माइनस वाला नीचे पार्ट, इसको लिख सकते थे लॉग बेस E T2 माइनस T1, बट मैंने नीचे ले लिया, फॉर्मूला ही होता है ये लॉग का, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही होती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, प्लस एन आर लॉग बेस E V2 बाई V1। ये एक फॉर्मूला मेरा बन गया। अब मुझे अगर लॉग बेस E लिखा है और इसको मुझे लाना है लॉग बेस 10 के फॉर्म में, लॉग बेस E लिखा है, m लिखा है, मान लो लॉग बेस E m, कोई वैल्यू है यहां पर, तो मुझे इसको लॉग बेस 10 लाना है m, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई? 2.303, तो मैं यहां मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं, तो ये डेल्टा एस आ जाएगा आपका एन सी वी लॉग बेस 10, सॉरी डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन सी वी लॉग बेस 10 T2 बाई T1 प्लस एन आर, इधर भी 2.303 एन आर लॉग बेस 10 V2 बाय V1। ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है? ये आपका फॉर्मूला बन गया। समझ में आया पूरा डेरिवेशन? इस पूरे डेरिवेशन में कोई डाउट? ये फॉर्मूला याद रखिएगा पूरा का पूरा, ठीक है? अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे अलग अलग प्रोसेसेस में कि क्या रिजल्ट आता है।
ठीक है, मैं ये रफ कर दे रहा हूं। अगर मेरी प्रोसेस है आइसोथर्मल, समझिएगा ध्यान से, अगर मेरी प्रोसेस है आइसोथर्मल, अब आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, dt पार्ट विल बी जीरो, dt पार्ट विल बी जीरो, और dt वाला पार्ट, चलिए इक्वेशन पे आ जाते हैं डायरेक्ट हम। हमारे पास क्या फॉर्मूला था, डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेट एन सी वी डी टी बाई टी माइनस, ये प्लस हो जाता पी सॉरी एन आर डी वी बाई वी, राइट, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब ऑलरेडी डी टी जीरो है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। जब ये वाला पार्ट जीरो हो गया तो डेल्टा एस, इसको सॉल्व करना आपको आता ही है, v1 से v2 जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 2.303 एन आर लॉग बेस 10 v2 बाई v1। अभी मैंने आपको सॉल्व करना बताया था, ये देखिए ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि आइसोथर्मल है, dt जीरो है तो इतना बचेगा, राइट, v2 बाय v1। अब आपको बॉयल्स लॉ पता होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता था, इक्वल टू कांस्टेंट, तो आप क्या बोल सकते हो, V2 बाय V1 को आप लोग P1 बाय P2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? यहाँ V2 बाय V1 की जगह मैं P1 बाय V2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? ओके, चलिए, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों बताने के लिए। ओके, आपको ये चीज पूरी आनी चाहिए, ये इंटीग्रेट वाला पार्ट, तो आसानी से आप अलग अलग प्रोसेस में कर लेंगे, ठीक है। देखिए, अब 2-3 मिनट की वीडियो बनाऊंगा तो हूं नहीं मैं कि ये इसका तरीका भी नहीं बताऊं, कैसे आया, क्या चीज आई, क्या चीज नहीं आई, सारी चीजें बतानी पड़ेंगी आपको, तभी तो आपको समझ में आएगा बेटा, है ना। अब 3 मिनट की 4 मिनट की मैं वीडियो बना दूं, उसमें क्या समझ में आएगा, ठीक है। चीजों को समझने में टाइम लगता है धीरे धीरे, बल्कि फिर भी मैं सोचता हूं कि हाँ कॉम्प्रेस हो जाए, थोड़ा कम टाइमिंग रहे कि आप देख लो, है ना, बट नहीं हो सकता है। पढ़ाई के लिए वी कांट मेड 5 मिनट्स और 6 मिनट्स वीडियो, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल, तो वो जाती जाती बड़ी। चलो, अब अगर मेरे पास प्रोसेस है आइसोकोरिक, अगर ये सब प्रोसेस के बारे में नहीं पता है, मेरा लेक्चर नंबर 3 देखिए, 2 देखिए जाके, भाटिया क्लासेस लेक्चर नंबर 2 पे सब बताया गया मैंने, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है, आइसोथर्मल क्या। आइसोकोरिक का मतलब V कांस्टेंट, और V कांस्टेंट का मतलब dV जीरो, और dV मेरा किसमें आता है, वॉल्यूम मेरा इधर दिखाई दे रहा था, वॉल्यूम मेरा इधर दिखाई दे रहा था, राइट। तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। डेल्टा एस क्या था मेरे पास, इंटीग्रेट एन आर डी टी बाई टी, राइट, सॉरी एन सी वी था यहां पर, एन सी वी डी टी बाई टी प्लस यहां पर आता एन आर डी वी बाई वी, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करिए तो आएगा 2.303 एन सी वी लॉग बेस 10 T2 बाय T1, राइट। तो आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, डीवी का पार्ट जीरो हो जाएगा, ओके। चलो चले मितवा यूं पूरे पूरे खेतों में, चले। अब आते हैं हम लोग, अगर मेरी प्रोसेस हो आइसोबारिक, बारिक का मतलब होता है यहां पर बेटा कांस्टेंट प्रेशर, जो P होगा आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। और यहां पर जो हम डेल्टा Q यूज करेंगे वो होगा NCP डेल्टा T, वहां पर क्या था, V था, यहां पर NCP डेल्टा T यूज करेंगे, NCP डेल्टा T। अब आइसोबारिक में आपका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अब एक चीज बताइए, मैंने आपको यहां क्या बताया था, 2.303 NR, सॉरी यहां पर देखिए, इस पे ये V2 बाय V1 लिखा है, तो यहां पर P1 बाय P2 भी तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, मैंने यहां बताया था। तो यहां पर प्लस में आप 2.303 NR लॉग बेस 10 P1 बाय P2 भी तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, भी मैंने बताया था। तो जो आपका प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये वाला पार्ट, चलो मैं यहां लिख देता हूं, डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, हाँ NCP होगा, यहां पर V नहीं होगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, dt बाई टी प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेट आपका NR dV dP बाई P, ओके। तो ये आपका पार्ट जीरो हो जाएगा, तो यहां प्रेशर आ रहा था, जब ये वाला पार्ट आपका जीरो हो गया तो आपके पास क्या बचा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NCP लॉग बेस 10
T2/T1। ओके, ये ध्यान रखिए, ये बचेगा। अगर मेरी प्रोसेस कौन सी है, आइसोबैरिक। ओके, चलो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कुछ सारी चीजें तो मैंने बताई हैं। यहां पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बोल रहा है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इन अ क्लोज कंटेनर। आपके पास 2 मोल की ऑक्सीजन गैस है, 2 मोल की ऑक्सीजन गैस है जो एक क्लोज कंटेनर में रखी गई है। ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर। हीटेड 2 मोल ऑफ O2 गैस इन अ क्लोज कंटेनर इज हीटेड सो दैट इट्स टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम, उसको हीट किया गया, उसका टेम्परेचर राइज किया बेटा 0 डिग्री सेल्सियस टू 273 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 273 केल्विन टू 546 केल्विन, आई थिंक सो। हाँ, इतना होगा 546, राइट। अब बोला गया है फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। आपको एंट्रोपी निकालनी है, जिसमें आपको बोला है, आपको CV दिया है 2.5R, ठीक है, और आपको CP दिया है 1.5R, और आपको R दिया है 8.314। ओके, ये आपको चीजें दी गई हैं इन्होंने। अब देखिए, आपको फॉर्मूला पता है कि डेल्टा S इज इक्वल टू इंटीग्रेट dQ/T होता है, राइट, आप लोग जानते हैं ये बात। अब इसके बाद मैं यहां लिखूंगा du माइनस dW/T, आपको पता है ये बात। ओके, अब बोल रहा है क्लोज्ड कंटेनर, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, कोई भी वॉल्यूम का एक्सचेंज नहीं होगा, वॉल्यूम ना बढ़ेगा ना घटेगा। क्लोज कंटेनर वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखिए ध्यान से, ये du, इंटीग्रेट du की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, यहां पर NCV/dt प्लस ये हो जाएगा, और यहां पर आता था PdV/T, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, आपका ये वाला पार्ट बचेगा, राइट, और ये वाला पार्ट बचता तो कैसे आता था 2.303 NCV/dt log base 10 T2/T1। यहां अपनी वैल्यूज रख दीजिए, आपका आंसर आएगा कैसे, देखिए मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं। तो आपके पास आया डेल्टा S इज इक्वल टू 2.303 NCV log base 10 T2/T1। 2.303 नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 2, CV की वैल्यू दी गई है आपको 2.5R, तो 2.5 इंटू R 8.314 दिया है, log base 10 T2 दिया है 546 अपॉन 273। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको चेंज इन एंट्रोपी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी मिल जाएगी, मिल जाएगी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इसको मैं रफ कर दूं। देखिए, मार्क्स कम ज्यादा तो चलते रहते हैं बेटा, ठीक है, तो मार्क्स कम ज्यादा आए चलते रहते हैं, ठीक है, बट इससे आपको अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, पढ़ाई करनी है अच्छे से। जरूरी नहीं है कि अभी कम मार्क्स आए कि आप लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। जितने मार्क्स आए हैं खुश रहिए, आगे का सोचिए कि आगे मुझे और अच्छा करना है, मुझे आगे का फ्यूचर अच्छा करना है, ठीक है। आप अगर आपके, देखिए, आपको अपने पेरेंट्स को देख के चलना है, सबको देख के चलना है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कम मार्क्स आए कोई बात नहीं यार, क्या कम मार्क्स वाले कुछ करते नहीं है लाइफ में, वो और आगे निकलते हैं जिनके ज्यादा मार्क्स आते हैं, ठीक है ना। बस खुश रहिए, पढ़ाई करिए अच्छे से, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, आपको क्या करना, आप अपना बेस्ट दीजिए, दैट्स इट। ओके, चलिए, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इसको हम लोग मोलर एंट्रोपी भी बोलते हैं, मोलर एंट्रोपी भी बोलते हैं। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि जब आपने सॉलिड लिया कोई, ठीक है, सॉलिड को जब आप लिक्विड में चेंज करते हो, मतलब 1 मोल ऑफ सॉलिड को आपने चेंज किया 1 मोल ऑफ लिक्विड में, समझिए क्या होता है, 1 मोल सॉलिड से जब 1 मोल लिक्विड बनने में जो भी हीट लगेगी, 1 मोल सॉलिड से
एक मोल लिक्विड बनने में जितनी भी एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। भानवर जी क्या बोलेंगे? अनीता जी क्या बोलेंगे? भावना जी, निशा जी बोलेंगे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। ओके, और उसका फॉर्मूला होता है, और यहां पर वो एनर्जी को बोलते हैं क्यू से डिनोट करते हैं, और उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। उसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और डिनोट किया जाता है उस क्यू को बोलते हैं, उसको क्यू जो होता है वो यहां पर होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और जिसका सिंबल हो जाता है डेल्टा एच एफ। तो आपका डेल्टा एंट्रोपी क्या हो गई? डेल्टा एच एफ बाय टी। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। बेसिकली टेम्परेचर यहां पर क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और यहां पर टेम्परेचर कौन सा होगा? मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर कौन सा होगा? मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसमें मेल्टिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन भी यही है, जब लिक्विड से आप गैस में जाओगे, एक मोल लिक्विड से एक मोल गैस में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगेगी उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्यू यहां पर हो जाएगा डेल्टा एच वी। ओके, तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा एच वी अपॉन और टी। और टेम्परेचर यहां पर क्या होगा? कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट वाला। कौन सा होगा? बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर ये लेक्चर खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिसमें पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों।